हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ सामाजिक विज्ञान कक्षा क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसका हिंदी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इससे पहले मैं इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको सबसे पहले संविधान समिति सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी 129वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आई होप आप भी जानेंगे कि ये जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब का ही है। गाइस, जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पूरे कंट्री में लागू हो चुका है। तो गाइज, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, समझेंगे कि संविधान क्यों बना, क्या इसकी आवश्यकता किसी भी कंट्री को क्यों पड़ी और कैसे इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, कैसे प्रीमियम किया। और हम बाबा साहेब के विचार को भी इसमें थोड़ा बहुत मैं प्रकाश डालूंगा कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पर कैसे कैसे वर्क किया, कैसे कैसे वर्क नहीं किया। तो क्लास 8th के लिए उनका क्लास 8th का ये सोशल साइंस का बुक है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसका जो पार्ट है, जो बुक का नेम है, वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। गाइस, मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बारे में, हल्का सा मैं इसके बारे में एक परिप्रेक्ष्य डालूंगा कि the most prevalent definitions of the secularism is that it refers to the separations between religions and the state. The chapter uses this definition as the foundations and then proceed to elucidate two complicated ideas. The first point to why this separation is important, and the second to what is particular to Indian secularism. जिसे हम बात करते हैं गाइस कि जिसमें जो उदारवादी संविधान का जन्म होता है, जिन विचारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बच्चों को उनसे परिचित करा रहे हैं, तो छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से भी हम चीजों को करा सकते हैं। और खास तौर से जो जटिल मूलभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल हैं, उसको इसमें अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से उसमें उसको बताया गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता है, उन दोनों में क्या सबसे बड़ा डेफिनेशन है और क्या उन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। तो भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं हम लोग। इसका मकसद विद्यार्थियों को ये एहसास कराना होता है कि हमारे जो उपनिवेशवाद विरोधी थे, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? एक होता है साम्राज्यवाद, एक होता है उपनिवेशवाद। यानी जो एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जब अपना पूरा कब्जा कर लेता है या उस पर पूरा अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश कर देता है, तो उसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं, साम्राज्यवादी वगैरह जानते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र से संबंधित जो भी आधार मूलभूत हमारे पास इकाइयां हैं, जो भी तर्क हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे कि स्टेट और सेंट्रल के बीच जो विचार हमने प्रस्तुत किए थे, उनके क्या क्या तर्क होते हैं और क्या क्या लेकर उसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको कैसे कैसे हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। तो मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की। सो गाइस, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of, even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet according to the rules of football. If the ball touches the arms of any player except the goalkeeper, then this is considered to a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have
रूल्स। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं, जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और तो उस समय हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। आपको मैं बता दूं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो टाइमिंग लगा इसको बनाने में, तकरीबन 22,000 पेजों का ये संविधान, जिसमें हर इंसान की वो स्वतंत्रता, जिसमें उसको उसके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर बहुत सारी चीजें उन्हें मिली। तो उसको हम जानने के लिए चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं या आगे बढ़ाते हुए आगे करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक खेल से, जैसे हम फुटबॉल में अपनी बात हम जब शुरू करते हैं तो ज्यादातर खेल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन उसमें रूल्स नियम्स होते हैं। जैसे फुटबॉल जो है वो पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल का एक नियम होता है, गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाहें से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या फिर गलत माना जाता है। मतलब खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी, क्रिकेट या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसको खेलने के लिए हम चीजों को आगे बढ़ते हैं, या फिर उसको रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही खेला जा सकता है। सो गाइज, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ये आता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को संविधान की क्यों जरूरत पड़ी। हम जरा उस पर प्रकाश डालेंगे। तो इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूटिव असेंबलीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको मालूम होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से स्टार्ट हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि 1885 में जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का हम इस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने किया था उसके बारे में, तो उसमें एक एजेशन आया था, फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड ओनली इंडियंस गेन्ड मेमोरीज एंड दिस वाज कन्वर्ट टू दिसंबर 1906। तो एक तर्क उन्होंने बनाया जो फॉर्म्ड किया गया 1946 में। 2 फोटो 2 पेजेस के साथ हमने उन चीजों को देखा, आगे असेंबली में लेकर चले गए। तो दिसंबर 1946 में ये करने के पश्चात नवंबर 1949 यानी नवंबर 1949 में हमने इसका एकीकरण कर लिया, इसका खाका तैयार कर लिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री टू सेव देयर डिसेंटली एट लास्ट ईयर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स। 150 साल अंग्रेजों की बेड़ियों में बदने के बाद जो है हमने इसको दूर किया या आगे लेकर चले गए। तो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म इन द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस। इसमें जो हमारे विचारवादी थे उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अपने पास रखा, अपने पास लेके चले गए, आगे को बढ़ते चले गए। जैसे कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन किया था, मांग उठी थी उसमें सबसे पहले, तो केवल भारतीयों को लेकर ही ये चीजें वहां पर आई हुई थी। तो संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र को हम लोग इसको कर सकते हैं। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान लिखने की प्रक्रिया की, जो लगभग 150 साल ईस्वी पहले जो हुकूमत की थी अंग्रेजों ने भारतीयों पर, उसको हटाने के लिए। आज जैसा कि हम लोग देखते हैं कि टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो दूसरे देश हैं उनके पास अपना संविधान है, अपने तर्क हैं, अपनी चीजें हैं। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। आपको मालूम है गाइस, मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे किस देश का अलिखित संविधान है जिसका अभी तक रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उसकी जानकारी के लिए, इंग्लैंड वो देश है जिसको हम पहले यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसका अभी तक लिखित संविधान नहीं है। और भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, जो अब्राहम लिंकन ने ये दिया था कि यहां पर जनता ही गवर्नमेंट्स को चुनती है, जनता ही गवर्नमेंट्स को नीचे धकेलती है और जनता ही गवर्नमेंट्स को आगे लेकर बढ़ती है या आगे लेकर जाती है।
तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये सब चीजें किया जिनको देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें की गई। और इसी कंडीशंस में नेपाल भी अपने आप में आया कि नेपाल ने उसको किस तरह से डोमिनेट किया, आगे लेके बढ़ते गए। 1990 से संघर्ष स्टार्ट हुआ उनका, जो चलकर बहुत आगे आया और लगभग 2002 यानी 12 साल तक कायम रहा। 2002 के होने के पश्चात 2005 तक वो लोग इसमें लड़े, आगे लेके आए और वहां पर चीजों को ऑक्यूपाइज करते रहे। गाइज, हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि संविधान जो होता है वो कुछ अलग या फिर उसकी जो एक्यूरेसी होती है कुछ डिफरेंट होती है। मैं आपको एक बात ये क्लियर बता दूं, जब भारतीय संविधान भारतीय संविधान को जब हमने रेगुलेट किया तो इसमें बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें थी कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ेंगे और क्या इसके लक्षण होंगे, क्या इसके लक्षण नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, 20वीं सदी के आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारा पुराना हो गया था और स्वतंत्र भारत के लिए हमेशा आगे वो बढ़ते चले गया। और जिस तरह से उस कंट्री का आगे बढ़ते चले गया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चीजों को लेना एक्वायर कर दिया। उसको लेने के लिए या फिर उसको समझने के लिए वो लोग हमेशा आगे की तरफ आते चले गए कि हम उसके खाके को या फिर जो भी उसके तर्क हैं उसको किस तरह से हाईलाइट करें और किस तरह से जनता की आम सुरक्षा के लिए इन तर्कों को आगे बढ़ाए। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझे जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक समझे जाते हैं, तो उनका क्या था कि डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट हिज participation in the Constitution Assembly helped the scheduled cases get some suffragettes in the draft constitution. But he also stated that although that the law mentioned, the schedule of the caste mentioned, the schedule of the विभिन्न प्रकार के जो भी तर्क थे वो चीजें कही गई। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि भारतीय संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों के संविधान के प्रारूप के कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गया हो अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों का संचालन आगे नहीं होगा। तो गाइज, कल हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, संघवाद की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।